तो वो चैप्टर है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से हर साल आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को हम लोग मिस नहीं करेंगे। ओके, एक बार मां बीड़ा वादनी का आशीर्वाद लेंगे और उसके साथ में मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा बेटा जी। चलेगा, तो आज के सेशन का पहला सवाल है ना बेटा, आज के सेशन का पहला सवाल आपके सामने आ गया है। आइए देखते हैं कि सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है। आइए देखते हैं कि सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है। ओके, आइए सवाल आपसे पूछना चाह रहा है कि नेम द साइंटिस्ट हु सॉ अ लाइव सेल फर्स्ट टाइम। आपसे सवाल पूछना चाह रहा है कि सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को कौन से साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया। नेम द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम बताइएगा, उस वैज्ञानिक का नाम बताइएगा जिसने पहली बार जीवित कोशिका को देखा, पहली बार जीवित कोशिका को देखा, लाइव सेल को देखा। मैंने आपको थ्योरी में बता दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने एनसीईआरटी में और भी पढ़ा होगा बेटा जी। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा बेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा आपका एंटोन वॉन ल्यूइनहुक। मैंने आपको बताया कि एंटोन वॉन ल्यूइनहुक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आपका लाइव सेल की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। अब जिस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से, जिस बच्चे ने बहुत ही ध्यान से सेशन को सुना होगा, तो उस बच्चे का आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। कोई भी सवाल आपका गलत जा ही नहीं सकता अगर किसी बच्चे ने बहुत ही आराम से और ध्यान से सेशन को देखा है, सुना है तो, है ना बेटा। चलेगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, है ना। आपसे कहा जा रहा है कि जो सेल की जो थ्योरी है वो, उसको सेल की थ्योरी यानी कि कोश का सिद्धांत आपको कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, ये बताइएगा। सेल थ्योरी आपको कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, सेल थ्योरी को किस साइंटिस्ट के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया, फॉर्मुलेट किया गया। क्या सील्डन एंड स्वान के द्वारा, क्या रोडोल्फ वर्चू के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, या फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा, या फिर आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा, है ना भाई। कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी है। कोशिका सिद्धांत आपको कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, तो कोशिका सिद्धांत आपको दिया गया सील्डन एंड स्वान के द्वारा। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा बेटा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, है ना भाई। सेल थ्योरी आपका सील्डन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। ओके डियर, चलेगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल आपसे देखा पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आइए समझते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये एक कंसेप्ट एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, और उस कंसेप्ट में उन्होंने बताया था कि आपकी जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा बनी हुई होती हैं। किसके द्वारा बेटा, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा बनी होती हैं। तो ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हु गेव दिस कंसेप्ट एंड मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। और उन्होंने फिर क्या किया, तो अपनी जो सेल थ्योरी थी उसको क्या किया बेटा जी, फॉर्मुलेट किया, मॉडिफाई किया। तो ये बताओ कि सेल थ्योरी का फाइनल मॉडिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। क्या वो सील्डन एंड स्वान के द्वारा दिया गया, क्या वो वर्चू के द्वारा दिया गया, क्या वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया, फिर लुईन हुक के द्वारा दिया गया, है ना बेटा। तो मैंने आपको बिल्कुल पढ़ा दिया, मैंने आपको एक एक चीज समझा दिया है, बस डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस चीज को कितने अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं, है ना बेटा। चलेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा, तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा बी। आपका जो रोडोल्फ वर्चू है उन्होंने सेलुला ई सेलुला दिया था, और उन्होंने बताया था कि आपकी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी कोशिकाएं आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। आंसर जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड इन, है ना। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड किसके अंदर देखने को मिलता है, यानी कि नेक्ड जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर देखने को मिलता है, नेक्ड। अब नेक्ड का मतलब क्या हो गया यहां पर, नेक्ड का मतलब क्या हो गया यहां पर, नेक्ड का मतलब यहां पर हो गया बेटा जी कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी से कवर नहीं है। जेनेटिक मटेरियल किसी से कवर नहीं है, ना कोई मेम्ब्रेन से और ना ही आपके किसी भी सेल ऑर्गेनल्स के। तो बताओ बेटा फिर इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, मल्टीसेलुलर सेल्स के अंदर होता है, या फिर आपका बोथ ए एंड बी, या फिर आपका बोथ ए एंड बी, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गुप्ता जी आंसर यहां पर दे रहे हैं डी, जो कि गलत है बेटा, है ना भाई। शायद हो सकता है कि बेटा आज आपने सेशन को देखा ना हो, मैंने बिल्कुल पढ़ाया है आपको, एक एक बात पढ़ाई है, एक एक चीज समझाई थी। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ए, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल आपका जो नेक्ड दिखाई देता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर बेटा जी, बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया आपके जो है ये सारे के सारे बैक्टीरिया आपके मोनेरा जगत के अंदर आते हैं, मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। समझ में आया बेटा जी, जल्दी से बताओ। यहां तक सारे बच्चों के सारी चीजें क्लियर हैं बेटा। चलेगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल देखिएगा।
बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन, है ना भाई, आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे सेल आपकी प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में बिल्कुल मिलता ही मिलता है। हाँ भाई, बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में मिलने वाला कौन सा सेल ऑर्गेनल है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्रोकैरियोट में मिलता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। क्या राइबोसोम्स मिलता है? क्या क्लोरोप्लास्ट होता है? या फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? या फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? बताओ जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा भाई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार, बहुत बढ़िया जी। हाँ चलो, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा बेटा जी? वो आपका होगा राइबोसोम्स, है ना बेटा जी। तो राइबोसोम्स के बारे में मैंने बताया कि राइबोसोम्स आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स होता है जो कि यूकैरियोट्स में भी मिलता है, जो कि यूकैरियोट्स में भी मिलता है, जो कि आपके प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, जो कि आपके प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है ना बेटा। जबकि आपकी क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली यूकैरियोट्स में, ओनली यूकैरियोट्स में, ओनली यूकैरियोट्स में। एंड आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आपको यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है, ये भी आपके यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है। समझ में आया डियर? जल्दी से बताओ, समझ में आया बेटा जी? चलिएगा, अब बढ़ते हैं आप लोगों के लिए अगला सवाल की तरफ। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एज, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल आपकी किसके अंदर देखने को मिलती है? हाँ भाई, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल बताओ भाई, सिंगल सेल बताइएगा। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ पीकॉक, एग ऑफ डक, या फिर आपका नन ऑफ द एबव, या आपका नन ऑफ द एबव? जल्दी से बताओ भाई, है ना। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल आपकी जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल आपकी होती है एग ऑफ द ऑस्ट्रिच का, आपका जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये सबसे बड़ी इसकी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो आपकी नर्व सेल होती है, न्यूरॉन्स होती है ना, वो आपकी नर्व सेल होती है। इस चीज को भी आप लोग याद रख लेना बेटा, क्योंकि ये चीज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना, इनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन कौन आता है? क्या आप लोगों को पता है इनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन कौन आता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस किस को रखा गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर? तो मैंने आपको बताया था बेटा जी कि इसके अंदर आपका पीपीएलओ भी आता है, इसके अंदर आपका माइकोप्लाज्मा भी आता है, माइकोप्लाज्मा भी आता है, और इसी के अंदर आपका बैक्टीरिया भी आते हैं, इसी के अंदर आपके बैक्टीरिया भी आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राधे राधे जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा, है ना भाई। अब तुम लोग देख लो कितना तुमको फायदा होने वाला है, तुम लोग देख लीजिएगा कितना तुम लोगों को फायदा होने वाला है। आंसर क्या होगा बेटा जी? इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा डी, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पर? तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म है यहाँ पर प्ल्यूरो निमोनिया, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है पीपीएलओ की फुल फॉर्म बेटा जी? प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपके किसके अंदर आते हैं? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर इसको रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक एज, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कुछ आपको स्पेशल एक स्ट्रक्चर्स मिलता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बना हुआ होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन्स का मॉडिफिकेशन आपका होता है। अब उस स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्या उस स्ट्रक्चर्स को राइबोसोम्स कहते हैं, क्या मीजोसोम्स कहते हैं, माइक्रोबिलाई कहते हैं, या फिर उनको वैक्यूल्स कहा जाता है, या फिर उसको वैक्यूल्स कहा जाता है? ये भी बात मैंने आज आपको बताई थी। यानी कि आज आपके सारी चीजें मैं वही क्वेश्चंस में लेके आया हूं जो आपको थ्योरी के फॉर्म में कराया है। एनसीईआरटी बेस्ड सारे सवाल हैं, एक भी सवाल आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेगा देखने के लिए, सब कुछ आपको एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा मीजोसोम्स। मीजोसोम्स आपके क्या होते हैं? तो मीजोसोम्स आपका कुछ भी नहीं अलग से होता है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन्स का एक्सटेंशन होता है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। इस चीज को बस आप लोग याद रख लीजिएगा, कुछ नहीं होता या अलग से, ये सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है बेटा जी? एक्सटेंशन होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर मेरे लाल? जल्दी से बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैंने आपको बताया था ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर बताया, ये टॉपिक मैंने लिया है सेल एनवेलप, है ना, सेल एनवेलप पढ़ाया था आज हमने, सेल एनवेलप पढ़ाया था, सेल एनवेलप बताया था, है ना।
और सेल एनवेलप में मैंने आपको बताया था कि सेल एनवेलप आपका जो होता है, ये सेल एनवेलप 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। किस किस से? तो बाहरी लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स होती है ना। दूसरी आपकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है। और तीसरी आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स अगर ये लूज रही, अगर ग्लाइकोकैलिक्स आपकी लूज रहती है तो उसको हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं। कैसी बेटा जी? लूज। तो पहले लूज पूछा है यानी कि स्लाइम लेयर के बारे में पूछा है, और उसके बाद में अगर ये टफ हो जाती है तो कैप्सूल कहते हैं। टफ हो जाती तो इसको क्या कहते हैं डियर? तो टफ हो जाती तो इसको कैप्सूल कहा जाता है। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा बी, है ना। समझ में आया? यहां तक मुझे बताओ, समझ में आया डियर? आपको समझ में आया बेटा जी? यहां तक बताओ समझ में आ रहा है बेटा जी? हाँ भाई, सभी बच्चों को क्लियर हो रहे हैं ना कंसेप्ट? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही है? बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं इसको मानता हूं। अब देखते हैं कि कितने बच्चे इसमें दिमाग लगा पाएंगे। मैं देख लेता हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को सही कर पाएंगे, जो इस सवाल को सही कर पाएंगे। देखिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा, देखिएगा। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि डज नॉट डिफर, डज नॉट डिफर, है ना। इसमें से क्या ऐसा है जो डिफरेंट नहीं है? डिफरेंट नहीं है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे, देखता हूं मैं कितने बच्चे इसका आंसर गलत कर पाएंगे। बहुत बढ़िया जी, अच्छा, अरे वाह यार, तुम तो भाई बहुत होशियार निकले यार। मतलब आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल था वो मैं इसी को मानता हूं, है ना। जो यहां पर ऑलमोस्ट बच्चे बिल्कुल सही दे रहे हैं यार, बिल्कुल सही दे रहे हैं। कुछ बिल्कुल माइक्रो परसेंट बच्चे कुछ ऐसे हैं जो इसका आंसर गलत दे रहे हैं। कोई बच्चा ए दे रहा है, कुछ बच्चे आंसर इसका सी दे रहे हैं, बाद बाकी सभी के सभी आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। यू आर प्राउड बेटा, है ना। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बाकी में बहुत अच्छे हो। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा डी। क्यों जाएगा डी? उसका मैं रीजन समझा देता हूं। देखो बच्चों सुनो, डज नॉट डिफर, है ना, डिफर इकोलाई और क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास आपका प्लांट के अंदर आता है, इकोलाई आपके एनिमल्स के अंदर आते हैं। लेकिन याद रखो यार कि सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में कॉमन होती है। सेल मेम्ब्रेन तो आपकी दोनों में ही कॉमन रहती है, चाहे आपका इकोलाई मान लो, इकोलाई आपका एनिमल हो गया, और आपका जो प्लांट है वो आपका क्लेमाइडोमोनास आपका प्लांट हो गया। और इन दोनों में जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है बेटा जी? वो आपकी कॉमन है। वो आपकी क्या है बेटा? कॉमन है। तो आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा डी। समझ में आया बेटा जी? समझ में आया भाई? जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, What is true about मीजोजोम्स? आइए मीजोजोम्स की बात कर लेते हैं कि मीजोजोम्स के बारे में कौन सी बात सही लिखी है। मीजोजोम्स के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है, आइए समझते हैं। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, मीजोजोम्स आपका जो होता है ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अच्छा भाई, हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर आपका ऑल ऑफ द एबव, या फिर आपका ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से बताओ। तो आपका जो मीजोजोम्स है, ये मीजोजोम्स का काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में भी इसकी बात कही गई है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि अभी कि ये क्लासेस रिकॉर्डेड चल रही है। अरे बेटा मैं फिर से कहता हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है भाई कि क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, क्लास आपकी लाइव है बेटा, क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क बस इतना पड़ना चाहिए कि हाँ यार ये तो मेरे काम की चीजें हैं, ये तो मुझे समझ में आनी चाहिए, और अगर इसको नहीं समझा बेटा तो हमारा लॉस हो जाएगा। इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए बेटा। तो आंसर क्या जाएगा डियर? इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका डी। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ओके भाई, चल अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल? निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका को पशु कोशिका से अलग करता है? कौन ऐसा है जो पादप कोशिका को पशु कोशिका से अलग करता है ना। पादप कोशिका को पशु कोशिका से अलग करता है। एक तरफ लिख लो पादप कोशिका है, एक तरफ लिख लो पादप कोशिका, है ना, और एक तरफ लिख लो पशु कोशिका। चलो भाई नीचे लिख देते हैं, यहां पर पशु कोशिका लिख देते हैं, पशु कोशिका। ठीक है बेटा, आइए समझते हैं। अब देखो आपकी जो पादप सेल्स होती हैं, आपकी जो पादप कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर मैंने क्या क्या बताया? तो लार्ज वैक्यूल मिलता है, लार्ज वैक्यूल मिलता है, वैक्यूल, जबकि यहां पर स्मॉल वैक्यूल होता है, जबकि यहां पर स्मॉल वैक्यूल होता है, वैक्यूल होता है ना भाई। इसके अलावा प्लास्टिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्लास्टिड कैसा है? प्रेजेंट है, प्लास्टिड आपका प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर प्लास्टिड आपका एब्सेंट होता है। प्लास्टिड आपका कैसा होता है? एब्सेंट होता है। इसके अलावा सेल वॉल यहाँ पर मिलती है, सेल वॉल आपकी मिलती है, प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पर एब्सेंट होती है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? आप लोगों ने ढूंढ लिया? अरे वाह क्या बात है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ओके डियर, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया बेटा? जल्दी से बताओ, है ना,
समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन भाई, ऑल डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अब एक आपसे ना मिस मैचिंग पूछी जा रही है, एक आपसे यहां पर गलत मैचिंग है, उस गलत मैचिंग के बारे में कुछ बताना है कि इसमें से कौन सा गलत मैचिंग है। आइए समझते हैं। गैस वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, प्रोटिस्टा और आपका मीथेनोजेंस, इनमें से आपका गलत के बारे में पूछा गया कि भैया इसमें से गलत मैचिंग आपकी कौन सी है। चलो बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया जी। हाँ भाई, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गैस वैक्यूल्स आपके ग्रीन बैक्टीरिया सेल में मिलता है, लेकिन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आपके एनिमल सेल में नहीं मिलता। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपका एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आपका जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें नहीं मिलता है ना बेटा? तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बी ही तो होगा, बी ही तो होगा बेटा जी। क्या आपको समझ में आया भाई? क्या आपको समझ में आया बेटा? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एनिमल्स के अंदर आपको सेंट्रल वैक्यूल्स ज्यादा बड़ा नहीं मिलता, गलत का पूछ पता करना था, तो यही तो गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा भाई। प्रोटोप्लास्ट इज आ, कभी आप लोगों ने प्रोटोप्लास्ट का नाम सुना है? प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। पहले तो तुम लोग बताओ प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा के प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हटा दो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा बेटा जी, है ना? अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है क्यों भाई? इसमें क्या दिक्कत है? अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तुम लोगों को भाई? दिखाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? ये बताओ जल्दी से। दिख रहा है ना यार? हाँ, चलो भाई बहुत बढ़िया। बिलर आ रहा है, क्यों भाई बिलर क्यों आ रहा है यार? बिलर आ रहा है क्या यार? हल्का हल्का दिख रहा है, ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? चलो भाई, है ना? तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है डियर? तो प्रोटोप्लास्ट आपका होता है कि अगर सेल वॉल को हटा दिया जाए, अगर हम सेल वॉल को हटा देंगे, सेल वॉल को हटा देंगे, है ना, तो क्या होगा बेटा जी? तो आपका प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है ना, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, बताओ जल्दी से। फंजाई के अंदर सेल वॉल, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? फंजाई के अंदर की सेल वॉल बताइएगा भाई। हाँ भाई, जिसको थोड़ा सा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो वो थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को बढ़ाने से आपको फिर प्रॉपर दिखने लग जाएगा, क्वालिटी बढ़ाने पर आपको प्रॉपर दिखने लग जाएगा। आंसर जाएगा आपका डी, है ना भाई? जो आपकी कवक होती है, तो कवक की जो आपकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है बेटा जी? तो काइटिन से आपकी मिलकर बनी होती है। मैं इसका एक सॉल्यूशन और भी कर सकता हूं बेटा, मैं एक बार आपको दूसरी कोई फाइल लगा देता हूं, है ना भाई? वो भी आपकी कोशिका की है, तो मैं वो लगा के देख सकता हूँ। जितना कर सकता हूँ उतना मैं तुम्हारे लिए करूंगा भाई, है ना? जितना कर सकता हूँ उतना मैं तुम्हारे लिए करूंगा, चलिएगा भाई? जितना हो सकता है उतना मैं तुम्हारे लिए करूंगा। चलो, आई थिंक ये दिख रहा है अब आपको, ये दिख रहा है बेटा या ये भी नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है या ये भी नहीं दिख रहा, ये बताओ जल्दी से। अब ये दिख रहा है? चलो
अब ये बताइएगा, मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, कि कई राइबोसोम्स आपके क्या करते हैं, तो एक आपका जो आरएनए का धागा होता है उस पर कई सारे राइबोसोम्स आपके लगे रहते हैं, उस वाले धागे को हम लोग क्या कहते हैं, क्या उसको प्लास्टिडोम कहते हैं, पॉलीहाइड्रेज बॉडीज कहते हैं, पॉलीजोम्स कहते हैं, या फिर न्यूक्लियोजोम्स कहा जाता है, या फिर उनको न्यूक्लियोजोम्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है बेटा जी, उनको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा, उनको क्या कहा जाता है। हाँ बेटा, तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको बेटा जी हम लोग पॉलीजोम्स कहा जाता है। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा बेटा, तो वो आपका पॉलीजोम होगा, है ना भाई। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स फ्रॉम एनिमल सेल्स, है ना भाई। तो प्लांट सेल्स से अगर एनिमल सेल्स को अलग करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए, क्योंकि मैं अभी करवा चुका हूं इसको, तो मैं अभी करवा चुका हूं, ए आपका करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द मिसमैच, इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी। और आगे बढ़ते हैं, अच्छा हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही है ना। तो अब ये क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, या फिर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। यानी कि इनमें से कौन सा आपका इवेंट यहां पर नहीं दिखाई देगा, कौन सा इवेंट आपका नहीं दिखाई देगा, है ना भाई। अब आपका जो RER है, RER है, तो RER में बेटा आपका फॉस्फोलिपिड क्यों बनेगा, आपको याद होना चाहिए कि RER आपका जो होता है ये तो प्रोटीन बनाता है, ये क्या बनाता है बेटा, ये तो प्रोटीन बनाता है। तो यहां पर भी प्रोटीन है, यहां पर भी प्रोटीन है, यहां पर भी प्रोटीन है, लेकिन यहां पर फॉस्फोलिपिड है, तो यही तो आपका राइट आंसर जाएगा, है ना। क्या कहना चाह रहे बेटा तुम, हाँ भाई, चलो समझ में आया बेटा। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। डी कैसे, अरे वही तो मैं समझा रहा हूं बेटा, आपका जो RER होता है ये प्रोटीन बनाता है, और SER आपका जो होता है ये आपका लिपिड बनाता है, ये आपका लिपिड बनाता है ना बेटा, ये आपका लिपिड बनाता है। तो यहां पर पूछा गया था क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जब नहीं होगा तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा बेटा जी, वो आपका होगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप इज आर डेरिवेटिव ऑफ, है ना। अब आपको पता होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर की मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियर एनवेलप आपका जो होता है ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये आपका किसका डेरिवेटिव होता है, मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, या आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, बताओ भाई। तो याद रखना बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका सी जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप की बात कर रहा हूं, और न्यूक्लियर एनवेलप आपका प्रोटीन नेचर का होता है, और प्रोटीन को कौन बनाएगा, जब भी तेरी याद आए ना बेटा, जब भी प्रोटीन शब्द का नाम आए तो तुरंत RER को याद कर लेना, तुरंत आप लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप लोग नाम याद ही कर लेना, है ना बेटा जी। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, है ना। आइए हम लोग क्या करते हैं, तो करेक्ट मैचिंग की बात कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट को ढूंढते हैं, करेक्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है, आइए समझते हैं, करेक्ट की बात करते हैं, आइए समझते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। चलो भाई, चैंपियन मैन बेटा मैं तुमको ब्लॉक कर दूं, है ना, चैंपियन मैन मैं तुमको ब्लॉक कर दूं बेटा, पढ़ लो, जब तुम इतना पढ़ने के लिए आए हो, है ना, मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत कर लो बेटा, कमेंट कर रहे हो इधर उधर तुम, हाँ। तो आपसे कहा जा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब हो गया सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। जो बच्चे आंसर डी दे रहे हैं वो वही बच्चे हैं जो ध्यान से सेशन को देख नहीं रहे हैं, जो इसको देख नहीं रहे हैं ध्यान से, है ना, वही बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं। ओके डियर, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा भाई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस, है ना, मेजर साइट बताओ भाई, जो आपका SER है
ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये आपका किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, SER किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सर मेरा टाइपिंग बहुत स्लो है, टाइपिंग बहुत स्लो है तुम्हारा, बढ़ाइएगा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा बेटा जी, है ना। चलो, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जो होता है वो बेटा किसके लिए होता है, तो वो आपका होता है भाई यहाँ पर लिपिड्स एंड स्टेरॉइड के लिए। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स। हाँ भाई, अब एक बात बताओ, मैंने सेक्रेटरी सेल्स के लिए कुछ बताया था आप लोगों को। सेक्रेटरी सेल्स का मतलब क्या होगा, पैकेजिंग वाली सेल्स, पैकेजिंग वाली सेल्स, पैकेजिंग वाली सेल्स। इसके बारे में मैंने आपको कुछ समझाया, कुछ बताया, जल्दी से बताओ। इसके बारे में मैंने आपको कुछ समझाया, कुछ बताया। Which of the following cells organelles is present in the highest number in secretory cells, highest number in secretory cells। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा बेटा जी, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, है ना भाई। हाँ बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन और जी फॉर ग्लाइकोलिपिड, को लिपिड, और जी फॉर यहां पर कुछ है और यहां पर जी फॉर कुछ है, जल्दी से बताओ। जी फॉर यहां पर कुछ है, ये कन्हैया जी कहां से आ गए भाई, अरे भाई ओ दादा, हाँ चलो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा बेटा, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following cell organelles is enclosed by a single membrane? Which one of the following cell organelles is enclosed by a single membrane? इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा कौन कवर रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन्स के द्वारा, है ना भाई। इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा कौन कवर रहता है, बताओ फटाफट से, सिंगल मेम्ब्रेन्स के द्वारा। राधे राधे बच्चे, राधे राधे जी। हाँ, तो आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताओ बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा लाइसोजोम। क्लोरोप्लास्ट आपका डबल मेम्ब्रेन का होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन का होता है, डबल का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन का होता है, ये भी आपका डबल मेम्ब्रेन का होता है। अब बचा कौन, तो लाइसोजोम बचा, जो कि बेचारा कैसा होता है, जो कि बेचारा सिंगल मेम्ब्रेन्स का होता है, जो कि आपका सिंगल मेम्ब्रेन्स का होता है। सर पैरामेडिकल कोर्स चाहिए, कैसे मिलेगा, तो वंदना यादव हमारा बैच अभी चल रहा है ना भाई। अरे भाई बैच में कुछ ऑफर चल रहा है, तुम लोग भाई बैच में ऑफर चल रहा है, आज 3 बजे तक ही ऑफर है बेटा, है ना भाई। फटाफट जाओ बैच में एनरोल कर लो, मैं बता देता हूं, सुन लो पहले ध्यान से, सुन लो पहले ध्यान से, देखो भाई सुनो। जो भी बच्चे ऐसे हैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि यूपी सीनेट वाले हैं, तो वो लोग प्रतिज्ञा 3.0 एनरोल करो फटाफट से, प्रतिज्ञा 3.0 जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी। 499 मिल रहा है, 499 में। और कोई बच्चा ऐसा है जो पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है, पैरामेडिकल, वो बच्चा निरोग ज्वाइन करेगा, निरोग, है ना, पैरामेडिकल के लिए फटाफट जाओ और जल्दी से इसमें ज्वाइन करो जाके। आज 3 बजे तक ही ऑफर है, उसके बाद ही 999 का हो जाएगा, है ना भाई। और टाइम 3 कब तक स्टार्ट होगा और टाइम क्या होगा सर इसका, अरे देखो सुनो, चलो ये बैच आपका 22 तारीख से लाइव है, 22 तारीख से लाइव है। लेकिन अगर आप लोग एनरोल कर लोगे, आज एनरोल कर लोगे, तो आज ही आपको इसमें इंक्लूड मैं करवा दूंगा, है ना। 22 तारीख से ये आपका चलेगा वैसे तो, है ना। और इसमें बायोलॉजी की क्लास 3 बजे चला करेगी, 3 PM पर बायो की चला करेगी, फिजिक्स की 2 बजे चला करेगी, और केमिस्ट्री की इसमें 5 बजे चलती है, और इंग्लिश की सुबह 6 बजे चलेगी, और नर्सिंग एप्टीट्यूड की 4 बजे चलेगी। इस तरीके से आपका टाइमिंग रहेगा, है ना। मैं बता देता हूँ कैसे आपको इनरोल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना पड़ेगा, है ना।
गूगल पर जाओ, गूगल पर जाके अड्डा 24/7 सर्च करो, सर्च कर लिया, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, है ना भाई, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा बेटा। पहली वाली लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ऑल कोर्स पे जाओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर नर्सिंग आ जाएगा। नर्सिंग में यूपीसी नेट को ढूंढो, ये रहा, है ना, ये है तुम्हारा, देखो प्रतिज्ञा बैच, प्रतिज्ञा बैच फटाफट से ये देखो 524 रुपए में दिख रहा है। बाई नाउ पे क्लिक करो और यहाँ पर इंटर कूपन कोड डालो बाई 932, अप्लाई करने पर ये आपको 499 मिल जाएगा। अभी क्या भी ले सकते हो तुम लोग, है ना भाई। विकास यादव कह रहे सर अटल बिहारी वाजपेयी वाला, बेटा आप इसमें इनरोल कर लो फटाफट से। मर्ज कर दिया गया है क्या? देखो मर्ज अभी नहीं किया गया है, 3.0 आपका मर्ज होगा और 3.0 की जितनी भी क्लासेस छूट जाएंगी उनको मैं आगे कराऊंगा, है ना भाई, उनको मैं आगे कराऊंगा। चलो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस भी तो खत्म करना है बेटा टाइम से, है ना, सिलेबस भी तो तुम्हारा टाइम से खत्म करना है मेरे लाल, जल्दी से बताओ सिलेबस खत्म करना है नहीं करना है। और देखो इसके चक्कर में फाइल खो गई, इसके चक्कर में फाइल खो गई। अब फाइल हम कहाँ से ढूंढें, यहाँ मिल जाएगी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु सॉ अ लाइव सेल फर्स्ट टाइम, है ना, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे। अरे बीएससी नर्सिंग के लिए भी है, बता तो दिया बेटा। नैन्सी यादव बता तो दिया बेटा जी कि भैया प्रतिज्ञा रुपए ज्यादा हैं। अबे शुक्ला रुपए अगर ज्यादा है ना बेटा जी, है ना भाई, अगर रुपए ज्यादा है ना तो बेटा फिर तुम बैच मत खरीदो, प्लीज बेटा बैच मत खरीदो, रुपए ज्यादा है। जहां तुमको सबसे सस्ता बैच मिले आप वहां से खरीदना बेटा, है ना, जहां सबसे सस्ता बैच खरीदे। अगर पता क्या होता बेटा, देखो सुनो, मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। चलो पंकज तुमसे ही मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। कभी अगर बच्चों के हित में ज्यादा सोचो ना, बच्चों के हित में ज्यादा सोचो तो बच्चे समझने लगते हैं क्या यार, है ना भाई। पूरे यूट्यूब पर साल भर तुम्हें पढ़ाऊंगा, 499 ज्यादा बता रहे हो तुम, है ना बेटा जी, यानी कि तुमको अपना, ठीक है छोड़ो। नेम द साइंटिस्ट हु सॉ अ लाइव सेल फर्स्ट टाइम। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था बेटा जी? तो जीवित कोशिका को देखने वाले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आंसर दिया बी। वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बीपीटी कर लो बेटा, बीपीटी अच्छा कोर्स है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी आपको किसके द्वारा फॉर्मुलेट की गई थी? तो सेल थ्योरी आपको सिल्डन एंड स्वान के द्वारा फॉर्मुलेट की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। सिल्डन एंड स्वान सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, है ना, सेल थ्योरी आपको, है ना, सेल थ्योरी आपको सिल्डन एंड स्वान के द्वारा तो फॉर्मुलेट की गई थी, लेकिन उन्होंने ना एक बात नहीं बता पाई थी। सिल्डन एंड स्वान ने एक बात नहीं बता पाई थी। क्या आप लोग जानते हो वो बात कौन सी थी जो नहीं बता पाई थी? सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये नहीं बता पाया था, या हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, या उन्होंने ये बात नहीं बताई थी। सर 299 कर दो 1 घंटे के लिए, ना बेटा ना, चैंपियन मैन बेटा, जरूरत भी नहीं है बाबू, जरूरत नहीं है बेटा जी, है ना भाई, जरूरत नहीं है बेटा। 499 से 1 रुपया कम नहीं होगा, आपको लेना है, स्वागत है आपका। और आपको लग रहा है कि मेरे से भी अगर कम में कहीं कोई बैच मिल रहा है, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से। मैं तो कह रहा हूं कि सब अच्छा पढ़ाते हैं, आप मेहनत करिएगा, आपका सिलेक्शन होगा बेटा। लेकिन अगर इससे सस्ता बैच आपको कहीं भी मिल जाए ना तो बता देना बेटा। चलो आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर इसका जाएगा बी, है ना। इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि यार नई सेल कैसे बनती है ना, इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि नई सेल्स कैसे बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन कंसेप्ट सेल मेम्ब्रेन एज, है ना। अब सिंगर एंड बहुत बढ़िया जी, हाँ चलो भाई। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो इनके अनुसार सेल मेम्ब्रेन आपकी क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। कैसी बेटा जी? क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। आंसर जाएगा आपका क्या बेटा? आंसर जाएगा आपका बी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई एज, है ना,
वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई। फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया था कि काइटिन से मिलकर बनी होती है। आंसर जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल आपकी जो है उसका जो सेल वॉल है वो बताइएगा भाई। प्लांट का जो सेल वॉल है उसका क्या क्या फीचर होता है, उसका क्या क्या फीचर होता है? हाँ भाई बताओ जल्दी से। सर मेरे सारे आंसर सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो याद रखना बेटा जी, याद रखना बेटा, क्या याद रखना? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सेल वॉल, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल क्या करता है बेटा जी? प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन को। हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, या फिर आपका ऑल ऑफ द एबव। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा बेटा जी? वो आपका जाएगा डी। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये आपका नीट पीवाईक्यू है, ये आपका नीट का पीवाईक्यू है जो कि एम्स और उत्तर प्रदेश में बार बार पूछा जाता है। सर फीस 200 कर दीजिएगा। अरे बेटा आपको बताया ना, ये कोई सब्जी नहीं मिल रही है ना। 100 रुपए 100 रुपए है ना, ये नहीं है बेटा। ये क्या चल रहा है? तो ये आपकी पढ़ाई चल रही है बेटा जी, और यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है। कंटेंट के साथ में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 499 सस्ता है, महंगा है, बेटा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जहां आपको 100 रुपए में मिल जाए, जहां आपको 50 रुपए में मिल जाए, आप वहां से पढ़िएगा बेटा जी। और नहीं तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा तो रहा हूँ, पढ़ो आराम से। पढ़ने वाले के लिए तो यूट्यूब भी काफी है, पढ़िएगा आप, है ना। और उसके अलावा अगर आपको कंसेप्ट सीखने हैं, आपको प्रॉपर एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी है, तो फिर आप ले लीजिएगा बेटा। 499 पूरी साल पढ़ाऊंगा, पूरी साल पढ़ाऊंगा बेटा जी, ये पता है आपको। सर क्या आप सीनेट पढ़ा सकते हैं संतोष शुक्ला? और ये किसका लिए पढ़ा रहा हूँ, किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? अब क्या मैं स्पेशल इस पे लिख दूं कि सी नेट, सिर्फ सी नेट, तभी आप समझोगे, है ना। सर 498 में दे दो, 498 में तो मिल ही जाएगा। चलो आंसर क्या जाएगा बेटा जी? इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी। लाइसोजोम और वैक्यूल्स के अंदर आपका डीएनए नहीं मिलता है। लाइसोजोम और आपका, सर मैंने बैच ले लिया, उसमें कोई क्लास नहीं दिख रही है बेटा। 22 तारीख से स्टार्ट होगा। निशा खान 22 तारीख से वेट कर लो बेटा, आज 22 नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, है ना। आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? ऑस्मोटिक एक्सेप्शन, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन सॉरी, है ना। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। पानी में रखी गई कोशिका का ऑस्मोटिक विकास कम होना, ज्यादा होना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, वैक्यूल्स के ऊपर, प्लास्टिड के ऊपर, राइबोसोम्स के ऊपर, या फिर आपके राइबोसोम्स के ऊपर? बैच कैसे लें संतोष शुक्ला? मैंने अभी पिछले थोड़े वीडियो को पीछे करके देखिएगा, मैंने बता दिया है। एक बार मैं दोबारा से बता दूंगा, एक बार मैं दोबारा से बता दूंगा। चलो आंसर क्या जाएगा बेटा जी? आंसर जाएगा आपका बी, है ना। वैक्यूल्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, वैक्यूल्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, है ना। अब ये जो आपका क्रिस्टी है ना, क्रिस्टा, है ना, ये आपका जो क्रिस्टा है, क्रिस्टा आपका जो होता है ना, ये क्रिस्टी क्या होती है? हाँ, क्रिस्टी क्या होती है बताओ जल्दी से, क्रिस्टी क्या होती है? इंक्रीज सरफेस एरिया, डिक्रीज सरफेस एरिया, है फ्लूइड, या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर जाएगा आपका ए। तो जो आपकी क्रिस्टी होती है ना, ये क्रिस्टी क्या कर देती है? क्रिस्टी क्या कर देती है? तो ये क्रिस्टी सरफेस एरिया को कम कर देती है, बढ़ा देती है। क्रिस्टी क्या कर देती है? तो क्रिस्टी आपकी जो सरफेस एरिया है उसको और बढ़ा देती है ना। उसको और क्या कर देती है बेटा? बढ़ा देती है। आगे बढ़ते हैं। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम्स आपके कहां पर मिलते हैं? जानते हो आप लोग कहां मिलते हैं? आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, या फिर आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलो बताओ जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा बेटा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 30 एमसीक्यू के क्लास, है ना। टॉप 30 एमसीक्यू का क्लास। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसा लगा। टॉप 30 एमसीक्यू क्लास, कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसा लगा बेटा जी।